हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 के बारे में। अगर आप जेईई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम एक एक चीज समझेंगे। बहुत सारे बच्चे फ्रेशर होंगे, पहली बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले होंगे, तो सबसे ज्यादा फायदा उसी बच्चे को इस वीडियो के थ्रू होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। मतलब जेईई मेन आखिर है क्या, किसके लिए एग्जामिनेशन होता है, इसमें एक बीई, बीटेक या बी आर्क या बी प्लानिंग होता है, वो क्या कुछ चीजें होती है, सब कुछ एक एक चीज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीजें जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंडक्ट इसे कौन करवाता है। तो कंडक्ट करवाता है एनटीए, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए के द्वारा और भी कई सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि नीट के एग्जामिनेशन हो गए, सीयूईटी के हो गए, यूजीसी नेट हो गए, और भी कई तरह के एग्जामिनेशन एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एनटीए एक बहुत बड़ा संस्थान है, बॉडी है, और इन्हें बहुत बड़े बड़े एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने की काफी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। ठीक है, इसमें देखो दो चीज होता है, सबसे पहले तो मेन और दूसरा एडवांस। यहाँ पे जो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई होते हैं, जैसे एनआईटी प्लस सिस्टम जो है वो मेन के थ्रू मिलता है, लेकिन आईआईटी में जाने के लिए आपको एडवांस के एग्जामिनेशन क्रैक करने पड़ते हैं। जब आप मेन क्वालिफाई करेंगे तो वही बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, और एडवांस के थ्रू आपको आईआईटी मिलता है। ठीक है, तो आईआईटी जो एडवांस का एग्जामिनेशन होता है, मतलब जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट नहीं करवाती है। ठीक है, ध्यान से समझना, सिर्फ जेईई मेन का एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाती है, लेकिन एडवांस का एग्जामिनेशन किसी आईआईटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उस एडवांस में वही बच्चे अपीयर हो सकते हैं जो जेईई मेन के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, क्या कुछ होता है हम आगे समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जेईई मेन का एग्जामिनेशन एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। एनआईटी प्लस सिस्टम भी इसे आप कह सकते हैं, सिस्टम में आपके ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई आ गए। इसके अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में है, जहां पे मेन के एग्जामिनेशन के थ्रू इतना ही नहीं कि सिर्फ आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिलेगा, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे जेईई मेन एग्जामिनेशन मैंडेटरी होता है। कम से कम आप जेईई मेन के एग्जामिनेशन दिए हो तभी आपके वहां पे एडमिशन होते हैं। तो अगर आपके ज्यादा अच्छे रैंक आए, ज्यादा अच्छे मार्क्स आए, तो आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिल जाएगा। लेकिन थोड़े से कम मार्क्स आने पर भी आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल जाता है बीटेक के लिए। यहां पे आगे अगर हम समझे तो जेईई मेन इज द गेटवे टू क्वालिफाई जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जेईई एडवांस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू आईआईटी, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है भैया मुझे आईआईटी के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने हैं। ये एग्जामिनेशन ही फेमस है आईआईटी के एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आईआईटी में सिर्फ सीट है 17,000 के आसपास, लेकिन बच्चे 13 से लेकर के 14 लाख, इवन 15-15 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। तो सभी बच्चों का तो भाई आईआईटी में होना नहीं है। आईआईटी में कितने बच्चों का होना है? सिर्फ और सिर्फ 17,000 के आसपास बच्चे। तो बाकी जो बचे हुए बच्चे वो कहां जाएंगे? एनआईटीज में जाएंगे, ट्रिपल आईटीज में जाएंगे, जीएफटीआई में जाएंगे। उसके अलावा और भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर जाकर के पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट हैं जहां से बच्चे जाकर के बीटेक कर सकते हैं जेईई मेन के थ्रू। लेकिन जेईई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है, और जेईई एडवांस में वही बैठ सकता है जो कट ऑफ क्वालिफाई हो। ठीक है, लेकिन भाई आपको बता दें कि जेईई मेन और एडवांस के एग्जामिनेशन इतने भी आसान नहीं होते हैं कि सिर्फ आप 11-12 पढ़ लेंगे और यूं चुटकी में आपका निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, जेईई मेन और एडवांस के लिए आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करना होता है, क्योंकि सीट है बहुत कम, कंपटीशन है बहुत ज्यादा। इसलिए जो बेटर करेगा, जो बच्चा टॉप 2 परसेंटाइल, टॉप 3 परसेंटाइल में आएगा, वही बच्चा एनआईटीज में जा पाता है। बाकी के सारे बच्चे तो ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, उसके अलावा और भी अदर इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपको टॉप में आना है तो बच्चे जाकर के कोटा में पढ़ाई करते हैं। आपको पता है कि कोटा काफी फेमस जगह है। जो बच्चे कोटा में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग मोशन कोटा में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। मोशन कोटा का कोटा में एक नाम है जहां से काफी सारे बच्चे हर साल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, और कई सारे टॉप रैंकर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन क्रैक करके आईआईटीज में भी जाते हैं। पिछले बार 2024 की एडवांस की एग्जामिनेशन में, मेन की बात नहीं कर रहा हूं, एडवांस की बात कर रहा हूं, जहां पे कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वही मोशन कोटा से 6475, मतलब 6475 बच्चे में से
3425 बच्चा जेई एडवांस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जो कि बड़ी बात है। इतनी बड़ी संख्या में, उसमें भी कई सारे टॉप रैंकर देख सकते हैं। 1000 के अंदर 57 स्टूडेंट मोशन कोटा का रहा है और कई सारे टॉप रैंकर यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोटा में जाकर पढ़ाई करना है तो आप मोशन कोटा से पढ़ सकते हैं, जहां आप एनवी सर के बारे में जानते होंगे, कहीं ना कहीं सर को जरूर देखे होंगे आप। 3 बैच अभी चल रहा है, क्लास 11th के लिए जेई नर्चर बैच, क्लास 12th के लिए और ड्रॉपर के लिए, तीनों ही बैच लॉन्च कर दिया गया है ऑफलाइन के लिए। ठीक है, तो जिस भी बच्चों को बैच को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप लिंक से परचेस करेंगे बैच को तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मतलब जो बैच का प्राइस है, जो कोटा में जाकर आप पढ़ाई करेंगे तो यहीं से आप उसका एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डालिएगा तो बैच में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी बैच का प्राइस होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाओ सभी बच्चे जाकर के अभी अप्लाई कर लो ऑफलाइन कोचिंग कोटा के लिए। ठीक है, उसके बाद में मोशन कोटा की ओर से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्लासेस के लिए आपको कब से आनी है। तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट, कितने बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। 2020 में इसका नंबर था 10,23,000 के आसपास, जेई मेन की मैं बात कर रहा हूं। 2021 में 9,39,000, 2022 में 9,05,000 के आसपास। यही संख्या बढ़कर 2024 में 14,76,557, लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे जेई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। 2025 में इसकी संख्या 15 लाख से ज्यादा होने वाला है। तो आप सतर्क हो जाओ, सीट वही है, थोड़ा बहुत 1-2 हजार सीट बढ़ेगा, बहुत मुश्किल से 1-2 हजार बढ़ेगा, लेकिन बच्चे जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा से संख्या में बढ़ रहा है। हर साल 50,000, 60,000, 1-1 लाख ज्यादा बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। तो भाई कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, इस वजह से आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो 14-15 लाख बच्चे जेई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, उसी में से कुछ बच्चे, कितने, 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास बच्चे इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करके, मतलब मेन के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और एडवांस में अपीयर होते हैं। तो मतलब आप समझ लो कि 15 लाख बच्चा में से आईआईटी के लिए कितना बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख बच्चे। मतलब समझ लो कि कंपटीशन कितना टफ है। सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही जेई एडवांस में अपीयर होगा और जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी का सपना देख सकता है। बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे, बाहर हो जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं, वो एडवांस के लिए सिर्फ बाहर होंगे, लेकिन उनके एडमिशन उसके बेस पे भी हो जाएगा, मेन के बेस पे भी हो जाएगा, बट वो सिर्फ एडवांस में अपीयर नहीं हो पाएगा। यहां पे आप समझना बात को। ठीक है, जिसमें भी एडवांस जो क्वालिफाई करेगा वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बच्चे होंगे। जैसे ओपन कैटेगरी का अगर हम बात करें मेल फीमेल मिलाकर के, तो लगभग 1 लाख के आसपास बच्चा जो है वो ओपन कैटेगरी का होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस का 25,000 के आसपास बच्चा, ओबीसी एनसीएल का 67,500 के आसपास बच्चा, एससी का 37,500 के आसपास बच्चा और एसटी कैटेगरी का 18,750 के आसपास बच्चा। जैसा कि आपको पता है कि हर एक बच्चों के लिए सीट रिजर्व होता है कि इतने % बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसी बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं एडवांस के लिए, कितने बच्चे, 2.5 लाख बच्चे। तो जो बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो एडवांस एग्जामिनेशन भी देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले ये संख्या बहुत कम थी, 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई तो करते थे, लेकिन जो बच्चे रजिस्टर करते थे एडवांस के लिए, जो एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालते थे, सिर्फ और सिर्फ 1,60,000। तो क्वालिफाई तो 2.5 लाख कर गए, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म कम बच्चे डाले, उसमें अपीयर होते थे 1.5 लाख के आसपास। लेकिन अब ये संख्या भी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं 2024 की बात करें तो 1,91,000 के आसपास बच्चे, 2.5 लाख में से 1,91,000 के आसपास बच्चे एग्जामिनेशन में, मतलब जेई एडवांस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपीयर हो रहे हैं वो 1,80,000 के आसपास, 1,90,000 फॉर्म आया और 1,80,000 बच्चे एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो गए। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आपके सीट दो भाई उतना ही, उसमें से क्वालिफाई कितने बच्चे कर रहे हैं, 48,248 बच्चे। मतलब आईआईटी में काउंसलिंग के लिए इतने बच्चे अपीयर होंगे। देखो इसके बाद एक काउंसलिंग होता है, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू आपके कॉलेजेस मिलते हैं, तो इतना ही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है आईआईटी के लिए, 48,248 बच्चे। तो इसमें भी कई सारे बच्चे छट गए, मतलब एग्जामिनेशन दिया 1,80,200 और बच्चा क्वालिफाई कितना किया, 48,248। तो इसमें से भी बच्चे छट गए, लगभग 26.77% बच्चे जो है वो पास कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को। तो कह सकते हैं कि कंपटीशन काफी तगड़ा रहता है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। और खासकर आप अगर आईआईटी के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आईआईटी में जाना है, एडवांस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, एडवांस आप 2 ही साल तक दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं, अगर मान के चलो आप 2023 में एग्जामिनेशन पास आउट किया है
तो एक आपका वही साल काउंट होगा और एक आपका 2024। ये 2 साल तक आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एक एज अ अपीयरिंग और एक उसके अगले साल। लेकिन अगर 2025 में आप एग्जामिनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर आप 2023 में एग्जामिनेशन पास आउट किए 12th का, तो 2023 और 2024 में दे पाएंगे, 2025 में आप नहीं दे पाएंगे एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन मेन का एग्जामिनेशन आप 3 साल तक दे सकते हैं। सो मेन का एक अटेम्प्ट आपके पास बच रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि एडवांस के लिए 2 ही अटेम्प्ट होता है, मेन के लिए आपके 3 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होता है। मतलब 3 साल तक आप लगातार एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। जो बच्चा 12th 2024 में पास आउट किया है उसके पास एडवांस का एक अटेम्प्ट अभी और बचेगा 2025 में, क्योंकि एक 24 में खत्म हो गया। वो एग्जाम दे या ना दे, सिर्फ ईयर काउंट होते हैं, ठीक है। अगर आपने 2023 में नहीं दिया तो क्या 2024 और 2025 में भी दे सकते हैं? तो नहीं। अगर 23 में नहीं दिया बट 23 भी आपका काउंट होगा, क्योंकि आपने 12th तो 23 में पास आउट किया ना। तो वो साल, जिस साल आपने 12th दिया, एक वो साल और एक अगले साल आप जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन दे पाएंगे। और मेन के एग्जामिनेशन जिस साल आपने 12 दिया उसके 2 साल बाद तक, मतलब 23 में दिया तो 24 और 25, 24 में दिया तो आपके पास एक एडवांस का अटेम्प्ट बच रहा है 2025 में, ठीक है। तो 2025 में एडवांस कौन कौन दे पाएंगे? 2024 वाले, और जो 2025 में 12th देंगे वो बच्चे, ये 2 साल वाले बच्चे एडवांस के एग्जामिनेशन दे पाएंगे, ठीक है। तो आप ये बात को समझना। इसमें एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। बहुत सारे बच्चे पेपर 1 देते हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर 2 देते हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके देते हैं, ठीक है। तो बीई और बीटेक का जो एग्जामिनेशन होता है, जो बीटेक वाला बच्चा, मैक्सिमम बच्चा पेपर 1 में अपीयर होता है, ठीक है। अगर टोटल 15 लाख के आसपास बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है तो लगभग 13 से 13.5 लाख के आसपास बच्चा इस एग्जामिनेशन को देता है। बाकी बचे हुए 1 लाख के आसपास बच्चा उस एग्जामिनेशन को देता है। 1 लाख से भी कम ही मान के चलो आप। अगर इस पेपर के लैंग्वेज की बात करें तो आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी और भी कई तरह के लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। पेपर 3 होते हैं, ठीक है, समझना। यहाँ पे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है, जिसमें आपके 2-2 सेक्शन होते हैं तीनों सब्जेक्ट के। टोटल फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको बनाना सिर्फ और सिर्फ 25 ही होता है तीनों सेक्शन से, मतलब 25 3 जा 75, टोटल 75 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो किसमें से कितना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो तीनों ही सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, और इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में 10 क्वेश्चन, मतलब 30 हुआ टोटल, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी 20-10 इसी तरीके से तीनों ही सब्जेक्ट के 2-2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए के सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी है, मतलब 20 में से 20 पूरा आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो उसके लिए -1 का आपका निगेटिव होगा, और सही करेंगे तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। तो 75 क्वेश्चन के लिए 4 से मल्टीपल करो, टोटल 300 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। निगेटिव के लिए -1 मार्क, जिसमें से ये 10 क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन बनाना होता है। ये 10 में से भी 5 क्वेश्चन और ये 10 में से भी 5 क्वेश्चन। 5 से ज्यादा अगर आप अटेम्प्ट कर देंगे, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अगर आप टच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं होता, तो कई सारे बच्चे ज्यादा क्वेश्चन टच कर देते हैं। तो अगर 5 से ज्यादा क्वेश्चन टच करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही काउंट किया जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन आपका सही हो गलत हो काउंट नहीं होगा। अगर आपने ये 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, सभी का 10-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन गलत है और नीचे का 5 क्वेश्चन सही है, तो उसमें से एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो अटेम्प्ट किया वो 10 कर दिया, बट ऊपर से 5 क्वेश्चन आपके काउंट होंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें से 5 ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ध्यान से जो आपको लगता है कि सही है वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। 3 घंटे का टाइम होता है, लगभग 180 मिनट आप इसे मानकर चल सकते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर होता है और एक आपके निगेटिव मार्किंग के लिए होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू टाइप के होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक कोई ऑप्शन आपका सही होता है। तो आपने तो एग्जामिनेशन का पैटर्न के बारे में पूरा समझ लिया। ये वही चीजें जो मैं आपको भी बताया हूं, ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखा गया है कि +4 आपके होते हैं और -1 निगेटिव मार्किंग होता है। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आ रहा है, फालतू का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड में आपने दिया होगा तो आप 100 में से 100 भी अटेम्प्ट कर दे, अगर आपका 10 ही क्वेश्चन सही है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना है वो है एलिजिबिलिटी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है। 75% का क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये कौन सा क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए नहीं। एग्जामिनेशन तो कोई भी बच्चा दे सकता है, लेकिन अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी, एनआईटी, IIIT या जीएफटीआई के अंदर एडमिशन लेना है, आईआईटी, एनआईटी जो टॉप के इंस्टीट्यूट है, या फिर IIIT या फिर जीएफटीआई, जिसे आईआईटी एनआईटी प्लस सिस्टम भी कहते हैं, अगर इसके अंदर आपको एडमिशन लेना है
तब आपके 75% होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एडमिशन जोसा के थ्रू होता है। जोसा एक काउंसलिंग कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है, जोसा के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है। तो जोसा में जो बच्चे अपीयर होंगे उनके 75% कम से कम 12th बोर्ड में होने चाहिए, चाहे तो आप किसी बोर्ड से हो। लेकिन यहां पे माना जाता है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए 75% लाना आसान होता है, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए 75% लाना थोड़ा सा मुश्किल वाला बात हो जाता है। इसलिए उनके लिए टॉप 20% का फंडा भी रखा गया है कि अगर कोई बच्चा है और उसके टॉप 20% भी आ रहे हैं, तभी भी वो बच्चा IIT, जेनेटिक्स, ट्रिपल IIT और GFTI में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। टॉप 20% वाला बच्चा भी, ठीक है। और SC ST वाले बच्चा है उनके लिए 65% का क्राइटेरिया होता है। यहां पे समझना, टॉप 20% का मतलब ये होता है कि मान के चले किसी एग्जामिनेशन में 10 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जिस भी आप स्टेट से दिए हो, अगर 10 लाख बच्चा अपीयर हो तो उसमें से स्टार्टिंग का 20% वाला बच्चा, मतलब जो स्टार्टिंग के 2 लाख बच्चे में आएंगे, जिनके नंबर स्टार्टिंग के 2 लाख बच्चों के अंदर होंगे, वही बच्चे टॉप 20% के अंदर आएंगे और वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे इसके लिए, ठीक है। तो चाहे 75% हो या फिर टॉप 20% के आप अंदर हो। अगला बात आता है कट ऑफ के बारे में, ठीक है। मतलब जेई मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए कितने परसेंटाइल तक मार्क्स आपके होने चाहिए। तो जनरल के लिए 2024 में 93.23 रहा है, उसके पिछले साल 90.77। तो ये डिपेंड करता है कि उस साल एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहा है और नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट क्या रहा है। तो इस पे भी कट ऑफ परसेंटाइल डिपेंड करता है। परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि 93.23 परसेंटाइल, तो 100 में से माइनस कर दो 93.23 परसेंटाइल, 6.77, ठीक है। मतलब 6.77, टॉप 6.77 परसेंटाइल वाला जो बच्चा होगा वही बच्चा इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेगा। मतलब टॉप के 6.77% बच्चा आप मान के चल सकते हो। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 81.32 परसेंटाइल होता है, ओबीसी के लिए 79.67 के आसपास परसेंटाइल रहा था, एससी के लिए 60.09। तो लगभग आप ये एक्सपेक्टेड मान के चलो कि इतना परसेंटाइल के आसपास आपके हैं, तभी आप जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए एलिजिबल होंगे। ये आप देख लेना, ठीक है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी आप जेई मेन के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, और जेई मेन क्वालिफाई करेंगे तभी आप एडवांस में बैठ पाएंगे। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि एडवांस का एग्जामिनेशन इतना टफ होता है कि उसमें अगर आप 35 to 40% मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, तब आपको आईआईटी का एक सीट मिल जाता है। कैटेगरी वाइज मैं बात कर रहा हूं। टोटल 360 मार्क्स के अगर एग्जामिनेशन होते हैं आपके, हालांकि आईआईटी का एग्जामिनेशन फिक्स नहीं होता कि कितने मार्क्स के होने वाले हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि 360 नंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। तो अगर 360 में से आप 120 नंबर के आसपास मान के चलो, अगर 120 नंबर के आसपास आप लेकर के आ रहे हैं, तब आपके आईआईटी का एक सीट मिलना कंफर्म हो जाता है। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी तक भी आपको 120 नंबर पर सीट मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी का 120 नंबर से बढ़ा करके लगभग 130 से 135 नंबर के आसपास आप मान कर चलो। इतने मार्क्स अगर आपके बनते हैं तो आपको थोड़ा नीचे का ब्रांच एक आईआईटी के अंदर मिल जाएगा। बट मैं फिर कहूंगा, अच्छे ब्रांच के लिए आपको इससे भी बेटर मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। आईआईटी बॉम्बे का जो सीएसई होता है वो टॉप 100 रैंक, मतलब 70-80 रैंक तक जो है फुल हो जाता है आईआईटी बॉम्बे का सीएसई, जो काफी डिमांडेबल है। तो उसी तरीके से जितने अच्छे रैंक आपके होंगे भाई, उतना ही अच्छा आईआईटी के अंदर, उतना ही अच्छा ब्रांच आपको मिलेगा। अगर हम परसेंटाइल की बात करें जेई मेन में, तो लगभग 200 से लेकर के 230 मार्क्स तक आपके 99+ परसेंटाइल बन जाते हैं। यहां पे भी एक फंडा चलता है, क्या? नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। देखो बहुत बार ऐसा होता है, आपके एग्जामिनेशन एक ही दिन तो नहीं हो जाते ना। 15 लाख बच्चे का एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट करवाना एक दिन में पॉसिबल तो है ही नहीं, तो इसलिए अलग अलग दिन में आपके एग्जामिनेशन होते हैं। मान के चले 6 दिन में आपका एग्जामिनेशन हुआ, उसमें से बहुत सारे बच्चों को पेपर मिला, बट सारे पेपर सेम तो नहीं होते ना। इसलिए कई सारे बच्चों के तो 200 नंबर पर जो है 99+ परसेंटाइल बन जाता है, और कई सारे बच्चों के 180 पर ही बन जाता है, और कई सारे बच्चों को 230 नंबर पर भी 99+ परसेंटाइल बनता है। तो ये गैप पिछले बार 2024 के एग्जामिनेशन में तो देखने को मिला ही मिला था, और हो सकता है कि 2025 में भी देखने को मिले। तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि उस जो एग्जामिनेशन में आप जिस दिन बैठ रहे उस दिन कितने बच्चे अपीयर हुए और पेपर का लेवल क्या था। ये दो चीज पर आपके जो है कट ऑफ डिपेंड करता है। तो आप ये मानकर चलो कि अगर आपको 99+ परसेंटाइल चाहिए, अगर एक बेहतर एनआईटी के अंदर सीएसई चाहिए, तब आपको 200 से प्लस मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम 210 से लेकर के 215 नंबर तक आपको लेकर के आने पड़ेंगे। 95+ परसेंटाइल के लिए 150 से 170, 93 परसेंटाइल के लिए 130 से 155, और 90 परसेंटाइल के लिए आपके 100 से लेकर के
120 मार्क्स तक आपके होने चाहिए। और इसके लिए आप सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स यहाँ पे देख लीजिएगा, फिजिक्स के लिए कितना टारगेट करें, केमिस्ट्री के लिए कितना, मैथ्स के लिए कितना। हालांकि ये फिक्स नहीं होता, हो सकता है आप 90 इसमें टारगेट कर लें, 85 इसमें कर लें। जैसे कई सारे बच्चों के मैथ्स ज़्यादा होते हैं तो मैथ्स में वो 100 में से लगभग 90 मार्क्स लेकर के आ जाए। हालांकि टफ होता है, बट मान के चलिए कोई बच्चा इतना पढ़ने में तेज है, 90 मार्क्स लेकर के आ जाए, तो ये 90 मार्क्स इधर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, हालांकि ओवरऑल आपका उतना मार्क्स होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें टॉप 10 एनआईटी के अंदर अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो लगभग 240 से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए। टॉप 10 एनआईटी के अंदर अगर आपको कोई सा भी ब्रांच चाहिए, मतलब नीचे का ब्रांच, तो कम से कम 180 के अंदर आपके होने चाहिए। टीयर 2 एनआईटी जो है उसके अंदर अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो आपके 200 प्लस के आसपास मार्क्स होने चाहिए। और टीयर 2 एनआईटी में कोई सा भी ब्रांच अगर आप चल सकता है तो 160 के प्लस मार्क्स होने चाहिए। वो भी यहाँ पे मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग चीजें हो सकती है। देखो मैं फिर एक बार कहूंगा कि जो मार्क्स का यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं नॉर्मलाइजेशन होते हैं तो 150 नंबर पे ही 99 प्लस परसेंटाइल बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। और कई जगह पे 240 पर भी ना बने 99 प्लस परसेंटाइल। मैंने तो रेंज लिया है कि 200 से प्लस 200 से 220 के आसपास बन जाता है। लेकिन कई बार जब पेपर बहुत हार्ड हो तो 150 नंबर पर भी 99 प्लस परसेंटाइल बन सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चे कम अटेम्प्ट कर पाएंगे, जब कम अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा नंबर बहुत सारे बच्चे नहीं ला पाएंगे, जब ज्यादा नंबर बहुत सारे बच्चे नहीं ला पाएंगे तो आपके कम नंबर पर ही 99 प्लस परसेंटाइल बन जाएंगे। तो पूरा खेल आपके पेपर लेवल का और कितने बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उस पर है। आगे बात कर लेते हैं जोसा के बारे में, ठीक है। जोसा आपके काउंसलिंग बॉडी है, मैंने आपको बताया, जो कि आपके काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई का। जोसा का पहले 6 राउंड में काउंसलिंग होता था, लेकिन अब ये 5 ही राउंड में काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है। और जोसा में जो सीट बचते हैं उसमें सीसैब में काउंसलिंग आपका कंडक्ट किया जाता है। तो ये इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पे आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियो आने वाली है 2025 के लिए, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। अगर हम आईआईटी में सीट की बात करें तो 17,385 के आसपास, एनआईटीज में सीट है 23,954 के आसपास, ट्रिपल आईटीज में 7,746 के आसपास, जीएफटीआई में 8,067 के आसपास, 8,067, ठीक है। तो आप ये सीट इतना मान के आप चलो। बट सभी बच्चों का ड्रीम मेन के थ्रू ये एनआईटी लेने का होता है और एडवांस के थ्रू आईआईटी में जाने का होता है। बट सारे बच्चों का ड्रीम पूरा नहीं हो पाता, लेकिन आप मेहनत तो करो। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो भाई ये भी पॉसिबल है आपके लिए, बहुत हाइपर चीजें नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जो भी चीजें होगी V2 एकेडमी आपको सबसे पहले अपडेट प्रोवाइड करेगा। जेई मेन के रिगार्डिंग यहाँ पे हर चीज हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया चलता है, जो कि आपको पता ही है कि ओबीसी एनसी के लिए 27% का सीट रिजर्व होता है, एससी के लिए 15% होता है, एसटी के लिए 7.5% होता है। इसमें भी एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं, तो हर एक कैटेगरी के लिए 20% सीट फीमेल के लिए रिजर्व होता है। बाकी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए ही है। तो मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फीमेल के लिए या पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए या फिर अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके लिए शैक्षिक संस्थान जो है ना, यानी कि इंस्टीट्यूट जो है वो रिजर्व हो सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन का क्राइटेरिया मिलता है कास्ट के अनुसार, ठीक है। बाकी जो भी चीजें हैं आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और साथ ही जो मैंने कोटा का इंस्टीट्यूट बताया है जाकर के अप्लाई जरूर करना, अगर आपको ऑफलाइन कोटा में पढ़ना है तो, और ऑनलाइन भी पढ़ना है तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।